हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए यूपी लेखपाल की बहुत ही शानदार जानदार क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। इस क्लास में हम ग्रामीण परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास के अंदर, बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन रहेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्लास की तरफ। आज की क्लास का सवाल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल नंबर 1, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? ऑप्शन ए आपका 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है आपका 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है ये कि शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए, 75 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 75 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। शिवालिक पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए आपका हिमालय के दक्षिण के निम्न भाग में, ऑप्शन बी है आपका तराई क्षेत्र में, ऑप्शन सी है आपका हिमालय के मध्यवर्ती भाग में, और ऑप्शन डी है आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए, हिमालय के दक्षिण के निम्न भाग में। हिमालय के दक्षिण के निम्न भाग में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अति उत्तम धान का नामकरण हुआ है। अभी नामकरण हुआ है, उसका नाम बताना है आप सभी के लिए। ऑप्शन ए है आपका अनुश्री, ऑप्शन बी है आपका चांदनी, ऑप्शन सी है आपका लूनीश्री, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। वो कौन सा धान है? लूनीश्री। लूनीश्री आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा धान है जो सर्वाधिक पैदावार देता है, कौन सा धान है, तो आप सभी का आंसर कितना आना चाहिए? जया। जया आपका भारत का धान है जिसकी पैदावार सर्वाधिक भारत के अंदर होती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? बात की जा रही है नहर की, और वो भी यूपी की। ऑप्शन ए आपका आगरा नहर, ऑप्शन बी है आपका गंग नहर, ऊपरी गंग नहर, ऑप्शन सी है आपका शारदा नहर, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, शारदा नहर यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है ऑप्शन सी। शारदा नहर आपकी यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए जबलपुर में, ऑप्शन बी है आपका कानपुर में, ऑप्शन सी है आपका पंतनगर में, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, पंतनगर में। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की गई थी? पंतनगर में। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, पंतनगर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहां माना जाता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहां माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है आपका इजराइल में, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ड्रिप सिंचाई मैं आपको बता दूं, ड्रिप सिंचाई होती है जिसमें पानी का खर्चा बहुत कम होता है, जिसमें पानी की बर्बादी बहुत कम होती है, कम पानी में अच्छी पैदावार की जाए, उसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। और इसका जो जन्म स्थान है वो है इजराइल। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 7 की तरफ। नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास दर का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है? कृषि विकास दर का जो लक्ष्य है कितने प्रतिशत रखा गया? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए आपका 4.5%, ऑप्शन बी है आपका 3.5%, ऑप्शन सी है आपका 4%, और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के सभी आंसर करके बताएंगे। आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, 4%। 4% लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा राज्य से संबंध होता है?
ऑप्शन ए आपका संयुक्त खेती, ऑप्शन बी सामूहिक खेती और ऑप्शन सी आपकी काश्तकारी खेती, ऑप्शन डी है आपकी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। कौन सी खेती है जिसका सीधा राज्य से संबंध होता है? ऑप्शन सी आपको एकदम सही जवाब रहेगा, काश्तकारी खेती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा दोस्तों, काश्तकारी खेती है जिसका क्या है, किसान का सीधा संबंध राज्य से रहता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ऑप्शन ए है आपका अंगारा लैंड, ऑप्शन बी है आपका यूरेशिया, ऑप्शन डी है आपका गोंडवाना लैंड और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात उत्तर प्रदेश की करी जा रही है कि किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन सी द राइट आंसर, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 75। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 403। 403 विधानसभा की सीटें हैं। अगर पूछा जाए कि विधान परिषद की कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में 100 सीट है। तो 100 सीट किसकी है? विधान परिषद की। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 10 की तरफ। इतनी सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। साझेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए आपका लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन बी है आपका वारेन, ऑप्शन बी है आपका लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है आपका वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। आप सभी के सभी कमेंट करके आंसर देंगे सवाल नंबर 10 का। कौन सा है, कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन सी द राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। जो इजारेदारी व्यवस्था थी वो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में शुरू की गई थी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई थी? शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई थी? दोस्तों आपका ऑप्शन ए है आपका 1 जनवरी 1826, ऑप्शन बी है आपका 10 मार्च 1912, ऑप्शन सी है आपका 21 जुलाई 1933। आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए, 1 जनवरी 1826। 1 जनवरी 1826 शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में 1 जनवरी 1826 को शुरू की गई थी। इसका सीधा सीधा उद्देश्य क्या था कि जो हमारा एरिया है उसको एकड़ में नापा जाना तय किया गया था, कि जो भी एरिया होगा उसको एकड़ में नापा जाएगा। कब से? 1 जनवरी 1826 से। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए आपका प्रयागराज, ऑप्शन बी है आपका आगरा, ऑप्शन सी है आपका वाराणसी और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, आगरा आपका आंसर आना चाहिए। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए ब्रज क्षेत्र का, ऑप्शन बी मिर्जापुर का, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है ये। आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए, ब्रज क्षेत्र का। रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सितार व तबला का आविष्कार किसने किया था? सितार व तबला का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका बैजू बावरा, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है आपका वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी के सभी कमेंट में आंसर करके बताएंगे सवाल नंबर 14 का क्या है सही आंसर। मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब है। अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था, सितार और तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? बात की जा रही है डिजिटल राज्य की। ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। पहला डिजिटल राज्य कौन सा था? केरल। ऑप्शन ए द राइट आंसर, केरल राज्य पहला डिजिटल राज्य था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार सवाल है। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका किसानों से,
ऑप्शन बी है आपका गरीबों से, ऑप्शन सी है आपका श्रमिक बालकों से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप सभी के सभी आंसर करके बताएंगे। बहुत ही शानदार और जानदार सवाल है ये इस क्लास का। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, श्रमिक बालकों से। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, जो बच्चे मजदूरी करते हैं उनको उस मजदूरी से अलग कराना, उचित शिक्षा दिलाना। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। श्रमिक बालकों से संबंधित है कौन सी योजना? नया सवेरा योजना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बात की जा रही है माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय। सवाल को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए आपका 1917, ऑप्शन बी है आपका 1945, ऑप्शन सी है आपका 1972 और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। आप सभी के सभी आंसर करके बताएंगे। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा, 1972। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की कब की गई थी, तो इसके 10 साल बाद 1972 में जब आप 10 जोड़ोगे तो 1982 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ये दोनों के दोनों सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपसे पूछता है कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर आएगा 1972। अगर पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की कब स्थापना की गई थी, तो तब आपका आंसर आएगा 1982। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चुरिया, ऑप्शन बी नाहन, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही जानदार और शानदार सवाल है। शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, नाहन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे इसका ऋषिकेश आंसर लगाते हैं जो एकदम गलत है। किस नाम से जाना जाता है? नाहन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी धर्मशाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आप सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे सवाल नंबर 19 का क्या आंसर रहेगा, सही जवाब क्या रहेगा। आप सभी का जवाब ऑप्शन ए आना चाहिए, शिमला। आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। भारत में समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? मछली उत्पादन की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है आपका घरेलू समुद्री क्षेत्र, ऑप्शन बी है अंतर्देशीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है आपका समस्त समुद्री क्षेत्र और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे कि मछली में समग्र का मतलब है टोटल उत्पादन। टोटल उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए अंतर्देशीय क्षेत्र। अंतर्देशीय क्षेत्र ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। लगभग 60% उत्पादन अंतर्देशीय क्षेत्र से होता है और बाकी का 40% समुद्र से और कुछ अन्य स्रोतों से होता है। तो दोस्तों अंतर्देशीय क्षेत्र वो होता है जिसमें जैसे तालाब वगैरह अपना कोई भी इस टाइप से बना के जहां पे मछली का पालन किया जाता है। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, अंतर्देशीय क्षेत्र। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 ये आपकी स्क्रीन पे। भारत में शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान कहाँ पे है? अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में कहाँ पे है? ऑप्शन ए आपका बीकानेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी आपका फरीदाबाद, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान आपका जोधपुर में है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, जोधपुर। और जोधपुर अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान बीकानेर में स्थित है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूध से, ऑप्शन बी मत्स्य से, ऑप्शन सी उर्वरक से, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी के सभी बताएंगे कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन सी आप सभी का एकदम जवाब आना चाहिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए कि मत्स्य
मत्स्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों मत्स्य ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति से संबंधित है। लेकिन आप सभी का होमवर्क रहेगा कि दूध किससे संबंधित है, दूध किस क्रांति से संबंधित है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और भारत की, कि भारत में सर्वाधिक गेहूं कहां पे होता है, किस राज्य में होता है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए यूपी में। उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक होता है। अगर बात की जाए गन्ना की, गन्ना कहां पे सर्वाधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना भी सर्वाधिक होता है। और ऑप्शन अगर बात की जाए चावल की, तो भारत में चावल किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में चावल सर्वाधिक होता है। लेकिन दूसरे स्थान पे कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बात की जा रही है आंवला की। ऑप्शन ए है आपका फतेहपुर, ऑप्शन बी है आपका प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है आपका बाराबंकी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इन ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए। प्रतापगढ़ में आंवला सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर बात की जाए कि पूरे भारत में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो भी आपका प्रतापगढ़ में ही होता है। प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन पूरे भारत में सर्वाधिक होता है। लगभग 40% उत्पादन प्रतापगढ़ से ही होता है, बाकी का 60% टोटल और जगह से होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 25 की तरफ। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए आपका 2000 में, ऑप्शन बी है आपका 1995 में, ऑप्शन सी है आपका 2005 में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, सन 2000 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सन 2000 में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन थे। सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार और जानदार सवाल थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैथ की क्लास आपकी बहुत जल्द यूपी लेखपाल के लिए एएस ऑनलाइन क्लासेस पे स्टार्ट होने वाली है। टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लास करवाई जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी क्लास बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों सारी की सारी क्लास मैथ की एक कॉन्सेप्ट पे रहेंगी, ट्रिक के साथ में, फैक्ट के साथ में रहेंगी। सारी की सारी क्लास आपको एकदम ऑन टाइम तरीके से करवाई जाएंगी। बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग की भी क्लास आपको टॉपिक वाइज करवाई जाएगी, विद शॉर्ट ट्रिक, विद फैक्ट, और सारे कॉन्सेप्ट के साथ में करवाई जाएगी। और बात की जाए अगर हिंदी की, तो हिंदी की क्लास भी आपको एकदम टॉपिक वाइज एएस ऑनलाइन क्लासेस पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।